हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, अंकोर वाट मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। दूसरा कथन, इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और तीसरा कथन, ये मंदिर कंबोडिया के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या फिर डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी सभी तीन। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां आश्चर्य नाम दिया गया है, जो एक अनौपचारिक उपाधि है। आपको बता दें कि अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इसका निर्माण खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में करवाया था, इसलिए कथन 2 सही है। ये मंदिर कंबोडिया के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है, इसलिए कथन 3 भी सही है। इसे 1992 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, इसलिए कथन 1 भी सही है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल। IVL लोब्रिगेट ओपन में 2500 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE रैंकिंग अंक पार करके ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है ए कोनेरू हम्पी, बी वैशाली रमेश बाबू, सी हरिका द्रोणावल्ली या फिर डी तानिया सचदेव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू स्पेन में IVL लोब्रिगेट ओपन में 2500 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE रैंकिंग अंक पार करके ग्रैंड मास्टर बन गई। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के अलावा वो यह खिताब हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। वैशाली और उनके छोटे भाई रमेश बाबू प्रज्ञानंद इतिहास में पहली ग्रैंड मास्टर भाई बहन की जोड़ी बन गए हैं। आपको बता दें कि ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च उपाधि या रैंकिंग है जिसे कोई शतरंज खिलाड़ी हासिल कर सकता है। ग्रैंड मास्टर शीर्षक और अन्य शतरंज खिताब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अगला सवाल। पार्टियों के सम्मेलन यानी कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, ये संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक जलवायु बैठक है। दूसरा कथन, पहली कोप 1995 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। और तीसरा कथन, इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या फिर डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 28वें पार्टियों के सम्मेलन यानी कोप 28 का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोप एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु बैठक है, इसलिए कथन 1 सही है। 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 154 देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC नामक एक बहुपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव प्रेरित हस्तक्षेप को रोक सके, इसलिए कथन 3 सही है। पहली बार कोप 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। कोप बैठकों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के समग्र लक्ष्य की दिशा में प्रगति की समीक्षा करना है। ये वार्षिक सम्मेलन वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु एक वैश्विक समझौते पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही हैं, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनका विदेश नीति दृष्टिकोण उनके नाम से पहचाना गया। उनका सिद्धांत इस समझ पर आधारित था कि भारत का आकार और जनसंख्या डिफॉल्ट रूप से इसे दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है और अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति गैर प्रभुत्वपूर्ण रवैया अपनाकर इसकी स्थिति और प्रतिष्ठा को बेहतर ढंग से मजबूत किया जा सकता है। उपर्युक्त पंक्तियां किस प्रधानमंत्री को संदर्भित करती हैं? ऑप्शन है ए गुलजारीलाल नंदा, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी PV नरसिम्हा राव या फिर डी इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंद्र कुमार गुजराल। हाल ही में भारत के 12वें प्रधानमंत्री IK गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल की 11वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। वो एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जिनकी विदेश नीति का दृष्टिकोण उनके नाम पर रखा गया है, यानी गुजराल सिद्धांत। दरअसल विदेश मंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान गुजराल ने भारत के पड़ोसियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसे बाद में गुजराल सिद्धांत के रूप में जाना गया। इसमें 5 बुनियादी सिद्धांत शामिल थे जिन्हें गुजराल ने सितंबर 1996 में लंदन के चैथम हाउस में एक भाषण में बताया था। ये बुनियादी सिद्धांत थे, पहला, भारत पारस्परिकता की मांग नहीं करता है, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ अच्छे विश्वास और विश्वास के साथ वो सब कुछ देता है जो वो कर सकता है। दूसरा, कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपने क्षेत्र का उपयोग क्षेत्र के किसी अन्य देश के हितों के विरुद्ध करने की अनुमति नहीं देगा। तीसरा, कोई भी दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा, सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। और पांचवा,
शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से अपने सभी विवादों को सुलझाना चाहिए। गुजराल सिद्धांत इस समझ पर आधारित था कि भारत का आकार और जनसंख्या डिफॉल्ट रूप से इसे दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है और अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति गैर प्रभुत्वपूर्ण रवैया अपनाकर इसकी स्थिति और प्रतिष्ठा को बेहतर ढंग से मजबूत किया जा सकता है। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2000 से 2019 तक वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की संख्या में गिरावट आई। दूसरा कथन, मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या महामारी से पहले के स्तर से कम रही। और तीसरा कथन, भारत में 2021 की तुलना में 2022 में मलेरिया के मामलों और मौतों में वृद्धि देखी गई। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में मच्छर जनित संक्रमण के मामलों और मौतों की संख्या में गिरावट जारी है। भारत में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में मलेरिया की घटनाओं में 30% और मृत्यु दर में 34% की गिरावट देखी गई। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इसी के साथ भारत मलेरिया के मामलों और मौतों को 90% तक कम करने के 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 और 2019 के बीच वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की संख्या 243 मिलियन से घटकर 233 मिलियन हो गई थी। इसलिए कथन 1 सही है। हालांकि 2010 में 11 मिलियन मामलों की वृद्धि हुई। वहीं 2022 में 5 मिलियन बढ़कर 249 मिलियन होने से पहले वे 2021 में स्थिर रहे। 2022 में 6,08,000 मौतें हुई, जबकि 2019 में 5,76,000 मौतें हुई। इस तरह मलेरिया से होने वाली मौतें भी महामारी से पहले के स्तर से अधिक रहीं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, ये कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है। और दूसरा कथन, इसकी घोषणा पहली बार मैड्रिड, स्पेन में आयोजित COP25 के दौरान की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन के पहले दिन लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च किया गया। ये फंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में कमजोर देशों की सहायता करेगा। इसलिए कथन 1 सही है। लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा पहली बार पिछले साल मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 में की गई थी। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये शब्द उस मुआवजे को संदर्भित करता है जो अमीर देशों को उन गरीब देशों को भुगतान करना होगा जिनके पास कम कार्बन फुटप्रिंट है, लेकिन वे समुद्र के बढ़ते स्तर, बाढ़, गंभीर सूखे और तीव्र चक्रवातों सहित अन्य चीजों से पीड़ित हैं। इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किया गया? नई दिल्ली, कोलकाता, देहरादून या फिर गुरुग्राम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किया गया। ये मॉड्यूलर आघात प्रबंधन और सहायता प्रणाली 72 अलग करने योग्य मिनी क्यूब से बना है। ये क्यूब्स हल्के और पोर्टेबल हैं, जिन्हें एयर ड्रॉप से लेकर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन तक कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय प्रयासों के लिए एक विशेष स्टेशन है। ये गोली लगने, जलने, सिर, रीढ़ की हड्डी एवं छाती की चोट, छोटी सर्जरी, फ्रैक्चर और बड़े रक्तस्राव को संभाल सकता है। इसे प्रोजेक्ट भीष्म, जिसका पूर्ण रूप है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें 200 से अधिक रोगियों का इलाज किया जा सकता है। तो इस तरह विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर कुछ रंग कोड हैं और दाईं ओर उनके चेतावनी के चरण हैं। तो पहला युग्म है ऑरेंज, चक्रवात अलर्ट। दूसरा पीला, चक्रवात वार्निंग। तीसरा लाल, पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सुमेलित हैं। ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान मिचोंग की भविष्यवाणी की है। IMD द्वारा तमिलनाडु के साथ साथ तटीय और आंतरिक आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया, जिससे इसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, जिसे साइक्लोन मिचोंग नाम दिया गया है। चक्रवात मिचोंग के दक्षिण आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और उत्तरी तमिलनाडु में चेन्नई के बीच भारत के पूर्वी तट को पार करने की उम्मीद है। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो चक्रवात से संबंधित चेतावनियों को कुछ रंग कोड के आधार पर दर्शाया जाता है, जैसे ऑरेंज चक्रवात वार्निंग, पीला चक्रवात अलर्ट और लाल पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, कार्यकारी निकाय या फिर संविधानेतर निकाय?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैधानिक निकाय। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विशेष मॉनिटर नियुक्त किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया था। ये भारत में मानवाधिकारों का एक प्रहरी निकाय है। इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया है, जिसे मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाया गया था। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। लीड IT 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे समावेशी और न्यायपूर्ण उद्योग परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए COP 28 के मौके पर लॉन्च किया गया। दूसरा कथन, ये निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी के सह विकास और हस्तांतरण पर केंद्रित है। और तीसरा कथन, इसे भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। हाल ही में दुबई में COP 28 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी और न्यायपूर्ण उद्योग परिवर्तन पर ध्यान देने के साथ लीड IT 2.0 लॉन्च किया, इसलिए कथन 1 सही है। आपको बता दें कि लीड IT का पूरा नाम लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है। ये व्यापक ढांचे के तहत शुरू की गई एक पहल है, जो एक स्थायी और हरित औद्योगिक क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 लॉन्च किया है, इसलिए कथन 3 सही है। ये पहल उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए कम कार्बन प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता के सहविकास और हस्तांतरण पर केंद्रित है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन नागालैंड का राज्य पक्षी है? ऑप्शंस हैं ए ग्रेट हॉर्नबिल, बी एशियाई कोयल, सी आम पहाड़ी मैना या फिर डी ब्लिथ ट्रैगोपैन। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।